अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ जो मेहमान हैं वो खुर्रम चुगताई हैं, एडवोकेट हैं। और आज इनके साथ गुफ्तगू का मकसद यही है क्योंकि बहुत सारे कानूनी मामलात जो हैं वो उठे हैं एकदम से। और ये कानूनी मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च था उसको रोकने के हवाले से हुकूमत ने जो इक़दामात किए, फिर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके गई। उस पर 25 मई को एक ऑर्डर आया। उस 25 मई के ऑर्डर की फिर वायलेशन के ऊपर हुकूमत फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई और फिर 5 रुकनी लार्जर बेंच बना और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है 26 मई को जो हेयरिंग की थी उसका फिर तफसीली फ़ैसला जो है 12 सफ़हात पर मुश्तमिल वो कल आ गया। उसमें इख्तलाफी नोट आया और 4-1 का अमूमी तौर पर तो बेंच का इत्तफाक था, लेकिन एक नुक्ते के ऊपर जो है वे इख्तलाफ था, वो ये कि 4 मेंबर बेंच जो है 4 जज साहिबान जो हैं वो ये कह रहे थे कि सफिशेंट मवाद हो जिसकी बुनियाद पर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उनका ये कहना था कि अदालत के सामने जो मटेरियल मौजूद है उस हवाले से कोई ज़्यादा बाज़ पुर्स की ज़रूरत नहीं है, वो सफिशेंट है जिसके लिए इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके उनसे बाज़ पुर्स होनी चाहिए। फिर हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दाखिल की जिसमें पेशगी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से असद उमर ने कल ही वो दरख्वास्त दाखिल की थी। आज वो दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दी है और उसमें यही कहा है कि जनाब 19 नंबर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की पटिशन थी उसके अंदर अदालत इन सवालात के जवाबात पहले ही दे चुकी है और दरख्वास्त गुजार जो है उसके पास मुतबादिल फ़ोरम मौजूद हैं। मुतबादिल फ़ोरम मौजूद होते हुए बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आने की कोई वजूहात नहीं बयान की गई और फिर कहा कि इसमें कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं दरख्वास्त में जो कि स्कैंडलस हैं, वो भी मुस्तरद हो गए, मतलब रिटर्न कर दी गई वापस। अब ज़ाहिर है PTI इसके ख़िलाफ़ उसके पास हक़ है कि वो चैम्बर अपील दाखिल कर सकती है। दूसरी तरफ जो है हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो एक स्टेटमेंट कल बोल्ड टेलीविज़न चैनल के ऊपर उनका नशर हुआ उस पर जो है हर तरफ से उसकी ज़िक्र है और अब एक मामला ये भी चल रहा है कि इस हवाले से क्या किया जाए। हुकूमत जो है वो सर जोड़कर बैठी है, सख्तियाँ हो रही हैं। सुनने में यही आता है कि जनाब ये जो मामलात हैं ये इंतहाई पेचीदा सूरत हाल इख्तियार करने वाले हैं, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी बेल ले ली। अब ये राहदारी बेल क्या होती है इसके ऊपर भी बात करते हैं। और तीसरी तरफ जो है वो सर से पाँव वाले अपने जो चेयरमैन नैब थे उनकी भी मुद्दत ख़त्म और उन्होंने अपना फेयरवेल ले लिया और वो चले गए। बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं इस्लामाबाद में, हैपनिंग्स मुसलसल हैं, इधर उधर से बहुत सी ख़बरें जो हैं वो हमें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इन तमाम कानूनी पहलुओं का अहाता करते हैं। और खुर्रम चुगताई साहब, मैं काफ़ी तवील इंट्रो जो है वो मैंने दे दिया। मुझे आप ये बताएंगे कि ये जो इमरान खान साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ली है ज़मानत, ये जो इनकलाब था वो एकदम अब इनकलाब ज़मानत पे आ गया है, या जिहाद जो है वो ज़मानत पे आ गई है। ये अदालतें जो हैं ये राहदारी ज़मानत जो है वो देती हैं, तो ये कितने अरसे तक बरकरार रहती हैं और ये इसका जेनेसिस क्या है, ये इस सारी सूरत हाल का, राहदारी ज़मानत का? सिद्दीकी साहब, ये जो राहदारी ज़मानत है इसको प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं कि जो जिस फोरम के सामने, जिस फोरम के पास जुरिस्डिक्शन है बेल ग्रांट करने की किसी भी मुकदमे में, जो पर्टिकुलर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जिसकी बनती है, कोई अदालत है या कोई हाई कोर्ट वगैरह है, जैसे पेशावर में वो मौजूद हैं इस वक्त, अगर उनको लगता है कि उनको इस्लामाबाद में आना है और इस्लामाबाद में उनके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं, कोई उनको एप्रीहेंशन है कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो वो प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट है। और प्रोटेक्टिव बेल ये कि एक ऐसा फोरम जिसकी जुरिस्डिक्शन तो नहीं है
वो राहदारी के तौर पर कि मैंने उधर जगह उस फोरम को मैं अप्रोच करूँगा, जब तक कि मैं उस फोरम को अप्रोच नहीं करता, इस इंटरविनरी पीरियड के लिए ज़मानत दे दी जाए ताकि वो अरेस्ट ना कर सके। तो इमरान खान साहब तो केपी में हैं, केपी में वहाँ उनकी हुकूमत है, पुलिस जो है वो उस हुकूमत के मातहत है, तो उनको गिरफ्तारी का इस वहाँ पे पेशावर में रह के कौन सा डर हो गया? नहीं देखिए, उन्होंने अगर फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद, लाहौर, चीफ मिनिस्टर हाउस में वो चीफ रह रहे हैं। मिनिस्टर, मुझे इस बारे में मालूम नहीं कि वो किस जगह पे रहायश पजीर है, लेकिन अगर इस्लामाबाद में कोई उनके ख़िलाफ़ लीगल प्रोसीडिंग्स है जिसमें उनकी गिरफ़्तारी का कोई चांस है, तो इस्लामाबाद 14 मुकदमात, वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि 14 मुकदमात हैं इस्लामाबाद में गिराओ जलाओ के हवाले से, जिसमें उनको इमरान खान जैसे साहब अभी आपने रिसेंटली देखा शीरी मज़ारी साहबा को अरेस्ट किया गया, वो जो प्रोसीडिंग थी वो डेरा गाजी खान में थी। तो डेरा गाजी खान से एंटी करप्शन का जो डिपार्टमेंट है, दे अप्रोच द आईसीटी इस्लामाबाद पुलिस को, उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने एज फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया टू अरेस्ट हिम। ये ज़रूर है कि वहाँ अगर वो जाते हैं, मतलब इस्लामाबाद पुलिस नहीं रोक सकती है। मतलब मैं कहूँ कि अगर इस्लामाबाद पुलिस केपी पुलिस को कहती कि हमें मतलूब है मिस्टर सो एंड सो, तो केपी पुलिस अंडर द लॉ बाउंड है कि वो उनको फैसिलिटेट करे टू अरेस्ट द पर्सन जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस दाखिल हो चुका हुआ है। ये एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। एक तो लीगल फ्रेमवर्क हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो भी प्रोवाइड करता है। तो जनरली इट इज़ नॉट वेरी इजी फॉर केपी के पुलिस टू डिक्लाइन द रिक्वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जैसे एफआईए हो सकती है या कोई भी। मेरे नज़र में उनके पास मार्जिन ऑफ रिफ्यूज़ल जो है वो है नहीं है। कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, वो डिक्लाइन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा देर तक उसको वो विदहोल्ड नहीं कर सकेंगे, उनको करना पड़ेगा, चाहे वो पेशावर में। तो फिर ये बात हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस कहीं केपी के पुलिस के ज़रिए से जाके उनको गिरफ्तार न कर ले, तो इसलिए उन्होंने राहदारी ज़मानत ज़रूरी नहीं है। अब हाँ। उनके जहन में क्या है, हो सकता है वो इस्लामाबाद वापस आ रहे हैं, हो सकता है उनकी जो वो उस जुरिस्डिक्शन में इसीलिए उनको 3 हफ्तों की शायद उन्होंने ज़मानत दी है। अच्छा, अगर इमरान खान साहब इस अरसे में इस्लामाबाद भी आ जाते हैं तो तब भी गिरफ्तार नहीं हो सकते। अब वो जो पिटीशन में उन्होंने कौन से लीगल एक्शंस या पर्चों का जिक्र किया है, उसकी हद तक हो सकता है कोई नया अगर हो भी जाए। जनरली प्रोटेक्टिव बेल में अगर नई प्रोसीडिंग्स भी हों तो पुलिस जो है वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करती है अनटिल अनलेस के कोई कोर्ट की तरफ से वो विड्रॉल ऑफ बेल नहीं है, रिजेक्शन ऑफ बेल नहीं, तो उनको वो जो टाइम पीरियड दिया जाता है। यहाँ अल्टीमेटली इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद उनको जो जुरिस्डिक्शन है वो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन बनेगी। जो प्री अरेस्ट बेल है वो एडिशनल सेशन जज होते हैं लाहौर। लेकिन हमारे इधर ट्रेंड ये है, हमारे ये इधर ट्रेंड है कि हम इस हाई कोर्ट्स को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। जैसे आपने देखा ईमान मज़ारी का केस है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही है हाई प्रोफाइल केसेस में। एक आम बंदा अगर जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी भी ऐसे FIR वगैरह के अगेंस्ट, मुझे नहीं याद पड़ता कि एक आम बंदे को कोई भी हाई कोर्ट उस तरह एंटरटेन करती है जिस तरह हमारी जो अशराफिया है, सियासतदान है ज़रा, या जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, उस तरह जिस तरह उनको फेवर दी जाती है। अच्छा, वैसे चलें ये बात तो हो गई, लेकिन इसमें अल्टीमेटली आना उनको इस्लामाबाद ही पड़ेगा, उनको चाहे वो सेशंस कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बिल्कुल ऐसे ही। और ये प्रोटेक्टिव बेल की कोई टाइम पीरियड मुकर्रर है? ये कैसे शुरू हुई थी? मदूदी साहब के केस में आई थी या बेनज़ीर भुट्टो केस था, क्या था? देखें, इससे पहले काफ़ी सियासतदानों के अगेंस्ट इस तरह की उन्होंने, जैसे मौलाना मदूदी के अगेंस्ट मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में FIR हुई थी तो उन्होंने अप्रोच किया था टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, वहाँ भी आया। फिर बेनज़ीर भुट्टो ने भी 90s के अदवार में, इवन एक केस में वो पाकिस्तान से बाहर थी, दुबई थी, तो वहाँ से भी उन्होंने एक प्रोटेक्टिव ऑर्डर लिया था। तो ऐसा हुआ है, सियासतदानों के केसेस में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स दी गई हैं, लेकिन आम बंदे को इस तरह की फेवर, लेकिन अल्टीमेटली आना उन्हें इस्लामाबाद ही पड़ेगा, अदरवाइज वो इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ही रहेंगे। ये तो उनका सियासी फैसला। अच्छा, एक और भी है, हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो केपी के हुकूमत, अब जैसे वज़ीर आला केपी के जो है
उन्होंने वो वकला से जलसे के अंदर कह दिए कि मैं अब जाऊंगा, और हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं मिलता। तो अगर हमने फैसला किया जाने का, तो केपी सूबे की, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस फोर्स जो है, पुलिस फोर्स तो नहीं, उन्होंने कहा केपी की फोर्स को इस्तेमाल करूंगा। एक नामुनासिब बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इनअप्रोप्रिएट बात है। तो अगर वजीर आला के इस बयान को बुनियाद बना के फेडरेशन, अगर मुझे फिर वो बहुत इमरजेंसी गवर्नर राज अब नहीं लग सकता इस तरह की बातों पे। उसमें जो प्रोविजन है कि अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन रन नहीं की जा सकती, जैसा कि आपको याद होगा गवर्नर तासीर के, सलमान तासीर के दौर में शहबाज शरीफ साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने गवर्नर राज लगाया था। तो ये मार्जिन अवेलेबल है फेडरल गवर्नमेंट के पास टू एक्सरसाइज। तो उसका तरीकाकार क्या होता है? वो देखिए, उसके लिए तो पार्लियामेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी। वो रेजोल्यूशन का है कि उसकी इंडोर्समेंट और उसको रेटिफाई करवाने के लिए इनिशियल जो प्रोसेस है वो तो हो सकता है ना। हाँ, तो मतलब वो हो सकता है, ये खतरा बन सकता है। लेकिन वहाँ गवर्नर मौजूद नहीं है, एक्टिंग गवर्नर है। हाँ, तो गवर्नर लग जाएगा। गवर्नर का क्या है, आजकल तो सदर ममलिकत बहुत तहम्मुल से गवर्नर ना का नोटिफिकेशन जारी कर। सदर ममलिकत को ऐसा ही करना चाहिए। ही इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिटी ऑफ द फेडरेशन, ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पार्टी। तो सदर ममलिकत, अगर ये मेरा ख्याल है ये वाइज अप्रोच है। हाँ, ठीक है। तो मतलब ये एक खदशा भी मौजूद हो सकता है। तो अब ये एक जो स्टेटमेंट दिया है और उसके ऊपर ये चल रहा है कि जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 124A जो है, ये क्या है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत ये करने की कोशिश कर रही है या सोच विचार कर रही है? ये बेसिकली जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, रियासत के ख़िलाफ़ जो जुर्म है उनमें से एक, ये सेडिशन लॉ जनरली इसको कंसिडर किया जाता है। बगावत का मुकदमा, बगावत भी कहा जा सकता है उसे किसी हद तक, लेकिन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट, उसमें टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हो सकती है, उसमें सॉवरेनिटी की बात हो सकती है। तो अगर ये बात, तो इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट के 3 टुकड़े और फौज जो है ख़त्म हो जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट ने ये नहीं किया तो वो नहीं किया, तो ये किस तरह से उसमें आता है? वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनका। देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप क्या चैलेंज कर रहे हैं कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की जो जिसको सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट या अदारे कहा जाता है, कि उनको ये लग रहा है कि क्योंकि मुझे आपने हुकूमत से बाहर किया है इमरान खान साहब को थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसका जो उनकी पिटीशन में भी उन्होंने बड़ा अब्सर्ड सी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने मर्की इलीगल ऑर्केस्ट्रेटेड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हाँ जी, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 95 यानी कि वो नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का अमल आईनी है, उसको मुकम्मल किया जाए, जिसकी वजह से रात को फिर जब ये नहीं खोल रहे थे तो अदालत खुली, और अदालत खुलने की वजह से ये मेरा ख्याल है कि सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चार्ज से बच गए हैं। वो एक मेरा ख्याल है अदालत के बारे में इस बात पे वो खुली नहीं खुली क्या एक्ट हुआ, वो एक फंक्शन है। अदालत भी एक स्टेट फंक्शनरी है ना, देयर आर डिफरेंट पिलर्स ऑफ द स्टेट। नहीं, वो अदालत जो आर्टिकल 7 है जिसमें स्टेट की डेफिनेशन है उसमें तो नहीं आती है। आर्टिकल 7 की हद तक अगर स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती, तो अगर आप ये देखिए आर्टिकल 7 की में जो डेफिनेशन है उसको हमारे जो वकला हजरात या जर्नलिस्ट हजरात जो कि कानूनियात के माहिर होते हैं, वो आर्टिकल 7 की जो स्टेट की डेफिनेशन है वो ये है, इन दिस पार्ट मीन्स द पार्ट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। वो स्टेट की डेफिनेशन लिमिटेड डेफिनेशन है, क्वालिफाइड डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन बहरहाल, लेकिन वो उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट है और सूबाई हुकूमतें हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, पार्लियामेंट भी है। हाँ, मतलब वो गवर्नमेंट के वो स्टेट के अंदर, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ जुडिशरी को अलग रखा गया। लेकिन वो क्यों रखा गया है सरकार? कि अगर सूबे में और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कोई झगड़ा तनाज़ा हो जाए तो फिर कहाँ आएगा? वो सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल ऐसे अदलिया, वो जो अदलिया की जुरिस्डिक्शन है। लेकिन स्टेट की डेफिनेशन जो आर्टिकल 7। अच्छा, हम दूसरी तरफ चले गए यार। मुझे आप आए इमरान खान साहब के खिलाफ, डू यू थिंक के प्रेमा फेसाई अगर ये 124A बगावत सेडिशन की कार्रवाई करनी होगी तो उसके लिए फेडरल कैबिनेट की या फेडरल गवर्नमेंट, अब तो मुस्तफा इम्पैक्स केस के बाद फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ जो है वो तब्दील हुई, तो उसके लिए
वज़ीर आज़म और काबीना की मंजूरी लाजमी है? जी, जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें सेक्शन 196 है, जिसके मुताबिक वो ऑफेंसेस जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट की कैटेगरी में आते हैं, वहाँ आपको कंसर्न चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, तो वहाँ उनकी इजाज़त की ज़रूरत है। लॉ में प्रोवाइडेड हो। और इसी मतलब तरह जहाँ पे भी फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज़ आएगा वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट मीन्स प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। हाँ जी, ठीक है। और आपको इसी याद तरह से होगा सूबे में एक स्टेटमेंट दी गई थी जावेद हाशमी साहब के साथ, जावेद हाशमी साहब की जानिब से पार्लियामेंट के फ्लोर पे, और उनको अरेस्ट किया गया था बगावत के मुकदमे जी में। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें वो फ्लोर ऑफ द हाउस थी, वो नहीं, स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ हाउस नहीं थी, वो कैफेटेरिया में प्रेस बैठे थे। कॉन्फ्रेंस थी प्रेस उनकी, कॉन्फ्रेंस। हाँ। तो उनको कन्विक्शन हुई थी उसमें, कन्विक्शन हुई थी, लेकिन तो बाद में सेटल एक्विटल हो गया था ना, एक्विटल हो गया ट्रायल था, कोर्ट से कन्विक्शन हुई मखदूम जवेद थी। हाँ हाशमी जी, साहब जो, उनको एपलेट कोर्ट से एक्विटल हो अल्लाह गया उन्हें था। सेहत दे, अभी उनका बाईपास हुआ है। तो वो एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ एक एक्शन लिया तो फिर गया। ये 124A का मुकदमा जो है, फर्ज करें अगर होता है तो वो कहाँ चलेगा? इसमें कोई जमानत का भी प्रोविजन है इसमें? जमानत की प्रोविजन भी है, और सजा वैसे देखिए कितनी जमानत है? की प्रोविजन हर कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है जुडिशियल फोरम के अदालतों पास ने वो रखा हुआ, खुला हुआ है खुला उसका, हुआ हाँ, है। ठीक है। नहीं, वो राइट है, हाँ। बेल इज अ राइट। तो वो उस FIR को या उस मुकदमे को चैलेंज भी कर सकते हैं, चैलेंज भी और कर कोर्ट्स सकते के पास ये इख्तियार है हाँ कि जी। वो उसको जैसे अभी तलदम ईमान कर दें या मजारी के क्वैश केस कर में दें। हुआ है, ईमान मजारी के केस में कोर्ट ने रिलीफ वैसे वो दिया। कंट्रोवर्शियल सी बात है थोड़ी सी। नहीं, बात ये है रिलीफ दिया है, मैंने ये कह रहा हूँ। हाँ, तो जनरली तो मेरा ख्याल ये सियासतदानों को वो तो ऐसे ही ईमान मजारी के खिलाफ, मतलब अगर कि जज्बात नहीं, में कोई मैंने बात आपको कह दी है। एग्जांपल कोट की है हाँ, कि इस तरह से कोर्ट्स रिलीफ देती हैं कोई भी एक्शन हो। हाँ। तो जो स्टेटमेंट है उसके अगर मेरिट्स पर जाएं, बड़ी नामुनासिब सी स्टेटमेंट है। एक, अगर आप अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं नेशनल लेवल की, और जो उन्होंने अपनी पिटीशन में लिखा जो सुप्रीम कोर्ट में कल अली ज़फ़र साहब की जानिब से दायर की गई, उसकी लैंग्वेज भी जो है कि आप तमाम लोगों को ये कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक डिज़ाइंड नो कॉन्फिडेंस, इल्लीगली डिज़ाइंड नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, उसकी वजह से उनको एहतजाज का हक़ हासिल है, और एहतजाज करने के लिए राइट टू प्रोटेस्ट जो है, और वो चाहते हैं कि वो इस लेवल पे प्रोटेस्ट को लेके जाएं कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, ये नए हुकूमत इलेक्शन ख़त्म हो जाए और नए इलेक्शन अनाउंस हो। फ्रेश मैंडेट की उन्होंने बात की। सुप्रीम कोर्ट से जो फैक्चुअल बेसिस दी हैं उस पिटीशन की, बहुत एब्सर्ड है, मतलब बहुत, आप अगर मैं बहुत महज़बाना लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो अब्सर्ड भी बहुत नॉर्मल वर्ड है, काफ़ी अच्छा, नामुनासिब, नामुनासिब है, मतलब है कि चवली मारी है। वो आप कह सकते हैं। वो मेरे फेलो ब्रदर्स हैं जिन्होंने ड्राफ्ट की है, लॉयर्स हैं। आप किसी लॉयर की अप्रोच है उनकी, लेकिन मेरा ख्याल है वो पिटीशन काफ़ी अनसाउंड है। अनसाउंड है। चलें ठीक है, मतलब आप डाल दें मुझ पर बारह, लेकिन कंटेंशंस अनसाउंड है, कंटेंशंस और प्रेयर भी, जो भी। प्रेयर मांगी गई है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है उनका उसमें। इससे पहले फैज़ाबाद धरना केस में भी हुआ, और जिसमें कल कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 19 में उन्होंने रेफ़र भी किया उसको 5 मेंबर बेंच ने। तो ये जिस तरह से मुकदमात बनते जा रहे हैं, अगर रियासत ने इसी तरह से एक्ट करना शुरू कर दिया तो इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या नज़र आएगा? अब और तरफ भी आ जाएं, ना सिर्फ ये कि जहाँ क्रिमिनल केस होगा, ज़ाहिर है उसकी प्रोसीडिंग अगर ये हुकूमत करती है, कुछ इरादे हुकूमत के ठीक तो नहीं नज़र आ रहे, वो 60, अब ये 63 एज का जो मुकदमा चल रहा था, मुझे याद है जैसे मज़हर आलम मियाँ खेल साहब ने, जब ये हो रहा था कि लाइफ टाइम हो, तो और ये आर्गूमेंट्स चल रहे थे कि ये लाइफ टाइम नहीं हो सकती है, इवन 62(1)G ज़्यादा डेंजरस है वो जो है, उसके अंदर हाँ जी, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान या इससे मुतल्लिक कोई भी हो तो उसकी भी 5 साल सज़ा है। हाँ जी, तो लेकिन वो मार्जिन मौजूद है हाँ, 62(1)G का हाँ, एक्शन। लेकिन आप ये देखें ना कि इमरान खान साहब की तरफ से या PTI की तरफ से जो एलिगेशन है, ऑल्दो देयर इज़ नो एविडेंस टू दैट रिगार्ड। अच्छा, मज़े की बात करूं, बात बताऊं, मैंने कल इनकी सारी पिटीशन पढ़ी, सारी ऊपर से लेके नीचे 15-20 सफ़े की है। अच्छा, मुझे एक चीज़, वो ये कह रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रेटेड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, इलीगली उनको हटाया गया,
रिमूव किया गया। मतलब ये, और कहते हैं कि साथ में मेरा जो चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, वो जिससे खुद इन्होंने हटाया था परवेज़ इलाही को नॉमिनेट करने के लिए, उससे इस्तीफा लिया था खुद, कहते हैं उसको इलीगली रिमूव किया गया। तो जो बात मैं वो करने जा रहा था कि इस सारी सूरत हाल में वो साइफर का कोई जिक्र नहीं है इस पिटीशन के अंदर। साइफर मतलब के अलावा वो कहते हैं कि वो जो अमेरिका से खत के जरिए धमकी आई थी उसका अपनी पूरी पिटीशन में कहीं जिक्र नहीं। उन्होंने ये कहा है कि एक रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी का टर्म यूज़ किया उसमें, हाँ, लेकिन उन्होंने वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं है, लेकिन रजीम चेंज का जिक्र किया। रजीम चेंज का जिक्र किया है ना, तो वो जहाँ इतना कुछ लिखा वहाँ ये भी लिख देते हैं कि जी इस तरह से एक साइफर आया था और साइफर। तो अगर आप जो 21 मार्च को उन्होंने रेफरेंस फाइल किया था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसमें पॉलिटिकल करप्शन का तो जिक्र है, उसमें भी उन्होंने जिक्र नहीं किया रजीम चेंज का या साइफर का सुप्रीम कोर्ट के सामने। पीटीआई ने, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ये लीगल डिसीजन है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। पीटीआई फिर एक पिटीशन उन्होंने अनवर मंसूर साहब के ज़रिए फ़ाइल की, उसकी अपील शायद उन्होंने फ़ाइल की हुई है कि उस पर जुडिशल कमीशन हो, और लेकिन उसमें प्रेयर ये थी कि जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं होती तब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोका जाए। उस पर एतराज़ लगा दिया अनवर मंसूर साहब की तरफ से जो फाइल हुई थी। उसके अलावा पीटीआई ने किसी स्टेज पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में आर्टिकल 63A के जो आर्गूमेंट्स थे उसमें भी उन्होंने उस तरह से वो बात नहीं की सामने, कोर्ट के सामने। उन्होंने पॉलिटिकल करप्शन के ऊपर फोकस रखा है, हॉर्स ट्रेडिंग पे वो फोकस रखा है। ये साइफर या रजीम चेंज को उन्होंने वहाँ भी आर्गू नहीं किया। तो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल लीगल जो भी आप कह सकते हो उनका राइट है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि आगे इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है वो क्या नज़र आता है आपको? उनका मुस्तकबिल ताबनाक नज़र नहीं आ रहा सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर। बहुत शुक्रिया खुर्रम चुगताई साहब। ये मुख्तलिफ जो मामलात हैं कानूनी नौयत के हैं, तो लिहाजा इस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो हमें ज़रूर चाहिए थी। तो ये कानून और सियासत अजीब गडमट हो चुकी हुई है। तो दूसरी तरफ मुझे याद पड़ता है कि जो स्पीकर हैं उन्होंने उस वक्त वो जो ख़त है वो भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया था, उसको आए हुए भी बहुत अरसा हो गया। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फ़िलहाल जो है कोई इकदाम नहीं किया है। फॉरेन रिलेशंस में सुप्रीम कोर्ट वो तो अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने कहा था कि जी ये जुरिस्डिक्शन नहीं, खारजा पॉलिसी के मामलात में अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं, तो यही बात हो सकती है। 66 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का 1966 का, हाँ, कि वो इस पॉलिसी मैटर्स में मुदाखलत नहीं होती। और फिर खारजा पॉलिसी जो है वो इट्स ये मैटर और मुख्तलिफ नौइयत का है। देखते हैं जी इमरान खान साहब जो हैं अब तो एक और जवाब मिल गया उनको, वो कहेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के फैसले के ख़िलाफ़ हम अपील दाखिल करेंगे। फिर उस चैम्बर अपील की डिसीजन कब होती है, कब आती है, उसमें जो फैसला आएगा उसके बाद भी अगर फ़र्ज़ करेंगे चैम्बर अपील मुस्तरद भी हो जाती है तो उस जुडिशल साइड पर उनके पास अपील का हक़ है। तो एक लंबा लीगल प्रोसेस ज़रूर मौजूद है। और दूसरी तरफ सियासी जो हमाहमी है और गर्मा गर्मी है वो बढ़ रही है, कीमतें आसमान को छू रही हैं। अब भी ये नई खबर ये है कि 7-8 रुपये और बिजली के बेसिक यूनिट के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी तरफ मोडीज़ जो है उन्होंने पाकिस्तान की जो आउटलुक पॉजिटिव थी या मुस्तहकम थी उसको भी नेगेटिव कर दिया है। मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है बहुत सारे, जिसमें नेशनल कोहेरेंस जो है वो ज़रूर चाहिए, लेकिन हमारी रियासत और रियासती इदारे इन सारी सूरत हाल से कैसे निपटते हैं हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए और सोचिए। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।